नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुसाई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानी नितिन में। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो एक एनालिसिस था पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जो कि आज के इस अरीना में कि अभी हमारे देश में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तो हमने उसी पे कुछ एनालिसिस किए थे कि पहले कुछ चरणों में पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा और मोटिव क्या था, और आफ्टर हैविंग टू स्टेज उनका जो मोटिव है वो एकदम से कैसे ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता चला गया, चाहे वो फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टीज हो। सो दोस्तों, आप जैसे कि हमारे चैनल के शीर्षक से ही समझ गए हैं कि हम कुछ ना कुछ समझाने का प्रयत्न अपने व्यूवर्स को करते हैं, जिससे कि हमारे व्यूवर्स को ये पता रहे कि हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एजेंडा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक के ऊपर। आज हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस का काल, जब मैं कहूँ कांग्रेस के काल। जैसे कि आप जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ स्टार प्रचारक हैं जो कि कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप भी शायद भली भांति जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा इन डिटेल हम जाएंगे इसके अंदर। वन बाय वन हम उन सभी के नाम बताएंगे आपको, और उनके स्टेटमेंट्स या जिन स्टेटमेंट्स को देने के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, पहले की जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस इस समय पूर्णतः अपने दम पे इस चुनाव में नहीं है। कांग्रेस इस बार गठबंधन में है, वो भी कई पार्टीज के साथ। अमूमन हर चुनाव में गठबंधन होते हैं, बट इस बार कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ ना लड़ते हुए स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर ये चुनाव को लड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीट्स पर लड़ रही है और अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रही है। अब मैं इस गठबंधन को, मैं सिर्फ अखिलेश यादव या सपा गठबंधन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। सो ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है एक बेमाना गठबंधन है, क्योंकि ना ही इसमें कांग्रेस खुश है ना ही इसमें अदर पार्टीज खुश है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एनालिसिस आपको बताया था कि अगर ये लोग जीत भी जाते हैं तो भी इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है कि ये पब्लिक के लिए क्या करेंगे, कैसे ये एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और किस तरीके से ये एक हमारी कंट्री को रन करेंगे। नंबर वन, ये सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हम एक बार जीत जाएंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन देश का पीएम होगा, किसके पास क्या मंत्रालय रहेंगे और कैसे कैसे ये देश के लिए काम करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस यदि अपने बहुमत पे कितनी सीटें जीत सकती है, क्योंकि वो सिर्फ 17 सीटें यूपी में लड़ रही है। जिस यूपी में 80 सीटें हैं वहाँ 17 सीटों पर लड़ रही है। बिहार में भी वो आई थिंक 10 या 11 सीटों पर लड़ रही है। तो वो कहाँ से इस पोजीशन में है कि वो जीत करके ये सरकार बना सके। तो दूसरा गंभीर पॉइंट यहाँ पे ये उठता है, इस पहले गंभीर पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ये उठता है कि अब कांग्रेस के इस गठबंधन को हम बेमाना गठबंधन क्यों कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये भी कांग्रेस से ही जन्मी है। कांग्रेस से टूट टूट कर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई। आज ममता बनर्जी आप देख ही रहे हैं, बंगाल में कांग्रेस को आंख दिखाती है। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि चीन भारत को लाल आंख दिखाता है, वो कांग्रेस पार्टी अपने देश में ही अपने ही एक अपोनेंट पार्टीज की आंख दिखाने पे उसको जवाब नहीं दे पा रही है। बंगाल में दोनों लड़ रहे हैं और देश में बात कर रहे हैं अलायंस की। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दिल्ली के गठबंधन पे, हम अगर आते हैं तो दिल्ली में आप जानते हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन में लड़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशाखोर बना दिया है और कई सारे एलिगेशंस उनके ऊपर हैं, जिसमें कि कुछ सीरियस एलिगेशंस भी हैं। देश को विभाजित करने के जो एलिगेशंस भी लगाए गए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी लगाती है आम आदमी पार्टी पे। पर दिल्ली में उनकी क्या मजबूरी आ गई कि उनको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। तो हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी ये है कि इनके लीडर्स के मना करने के बावजूद, लीडर्स से मेरा मतलब है दिल्ली लोकल लीडर्स से,
उसका रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि उनके मना करने के बाद भी अलायंस में गए, या फिर उनकी मन मुताबिक वो चीज़ें नहीं करी गई, क्योंकि जो जो धरातल पर खड़ा है नेता, उस नेता को पता है कि हमें कैसे अलायंस करना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो कांग्रेस ने अपने सभी उन नेताओं को नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करने का नतीजा उनको दिख रहा है कि दिल्ली के कई बड़े नेता आज उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो केजरीवाल के साथ गठबंधन करना, उस केजरीवाल के साथ जिसने इनको चोर बोल बोल के इन्हीं की सत्ता को हथिया लिया। याद कीजिए आप 2013 का वो दौर, जब जब सोनिया गांधी जी को सीधा सीधा जेल में डालने की बात केजरीवाल जी करते थे। और क्या मजबूरी सोनिया गांधी जी की, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने केजरीवाल के साथ गठबंधन किया। क्योंकि जिस तरीके से मैं कांग्रेस को देख रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी को आज हम कंपेयर करें, तो दोस्तों आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट्स को कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकती, दैट इज फॉर श्योर। अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं पे सेंध लगाई है तो वो है कांग्रेस के वोट बैंक पर। कांग्रेस के वोट बैंक को प्योरली अगर किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, खींचा है, तो वो है केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जो कांग्रेस बहुत पॉपुलर हुआ करती थी कि एक जमाने में, उस पार्टी का आज सारा वोटर आम आदमी पार्टी के साथ जा चुका है। तो ये गठबंधन के पीछे मुझे लगता है कि ये भी एक सोच हो सकती है कि केजरीवाल किसी और स्टेट में, लाइक राजस्थान या मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ पे अपने कैंडिडेट इनके खिलाफ ना खड़ा करे, और इनको लगता है कि ये बीजेपी को वहाँ पे इजीली डिफीट कर देंगे। बट मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी इसी गठबंधन की वजह से मारी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि उन्हीं की राजनीति को ख़त्म कर रही है। दीमक की तरह कांग्रेस की राजनीति को आम आदमी पार्टी खा रही है। इस एनालिसिस को कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए, उनके सपोर्टर्स को भी देखना चाहिए, और उनको ये चिंतन करना चाहिए, चले ठीक है इस बार तो आप गठबंधन में आ चुके हैं, बट जब आप आगे जाएंगे तो क्या केजरीवाल आपके साथ गठबंधन करेंगे? दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव 2025 में आप लड़ने जाएंगे, तो यही केजरीवाल है जो कांग्रेस को लात मार के भगा देंगे। कारण है क्योंकि देखो, उनको अपना फायदा चाहिए। पंजाब में उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया? क्योंकि पंजाब में उनको लगता है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो जहां कांग्रेस के 8 सांसद हैं आई गेस, तो वो कांग्रेस के 8 के 8 सांसदों को वो छीन लेंगे, सांसदों से मतलब सीट्स को। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये चिंतन करना बहुत जरूरी है कि इस गठबंधन में रह करके वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। यही बात दिल्ली के कांग्रेस के आला कमान, जो सीनियर नेता हैं, वो सब कांग्रेस आला कमान को बताना चाह रहे थे कि भैया आप इस तरीके से गठबंधन करोगे तो नुकसान हमारा ही होगा। चलिए आते हैं अब इसमें। देखो, केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, अगर हम लास्ट ईयर 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो सॉरी नॉट लास्ट ईयर बट इन 2019 का जो इलेक्शन है उसकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो अगर कांग्रेस के वोट्स को ऐड कर दिया जाए केजरीवाल जी के वोट्स में, आम आदमी पार्टी के वोट्स में, तो भी ये बीजेपी को इजीली डिफीट दिल्ली में नहीं कर सकते। तो गठबंधन करने का तो आपका वैसे ही कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा, जो अदर स्टेट्स में गठबंधन कांग्रेस नहीं कर पाई है, देखो अगर कांग्रेस अपने दम पे कुछ जीती तो कुछ ना कुछ झोल मोल करके ये लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है इस पूरे गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने अपना नुकसान किया। तो दोस्तों ये तो रही हमारी गठबंधन की बात कि भैया कांग्रेस अपने काल को कैसे पाल रही है। कांग्रेस रही है पाल अपने काल को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक, माफ कीजिएगा कांग्रेस के नहीं, ये सारे स्टार प्रचारक जो है ये बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। अब आपको लग रहा होगा यार नितिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आप इनके बयान अगर सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं ये। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, दिग्गी राजा भी इन्हें कहा जाता है। अगर आप इनके बयान सुनेंगे, बेतुका हिंदू आतंकवाद, हिंदू तो आतंकवादी है, और भी अलग अलग तरीके के इनके अनर्गल बयानबाजियों से ये कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी करेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी को पाताल में धंसाती जा रही है।
मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरी तरफ इनके मणिशंकर अय्यर, पता नहीं भैया ये व्यक्ति तो क्या खाते हैं और किससे ज्ञान लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी इन्हें क्यों नहीं भगा देती है अपने, या इनसे सारे नाते अपने ख़त्म करके इनको क्यों नहीं बोल देती है कि भैया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बताओ, पाकिस्तान की बातें करता है यार मणिशंकर अय्यर। आप जिस पार्टी में हो, ये तो वही हुआ जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो आप। ठीक है, आप कांग्रेस में भी हो, लेकिन किसने आपको अधिकार दिया है कि भाई आप देश के बारे में बोलो या देश को नीचा दिखाओ? आप कहते हो पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान बहुत ही उसे एटॉमिक पावर है, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उससे वाद संवाद करना चाहिए। आप सरकार से ज़्यादा जानते हो क्या? आप इंटेलिजेंस एजेंसी से ज़्यादा जानते हो क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है देश के प्रति? डिस्गस्टिंग यार यू गाइस, रियली। आप अपनी पार्टी को भी नुकसान कर रहे हैं, देश को भी नुकसान कर रहे हैं। हर हर एक क्षेत्र में आप अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। सोचना चाहिए आपको इस विषय पे। दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला, इंडिया अलायंस के एक बहुत मजबूत नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं, कांग्रेस परिवार के साथ भी इनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं। आप कह रहे पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी है, मतलब आप किसको डराना चाहते हो? आप इंडियंस को डराना चाहते हो? आप हम लोगों को डराना चाहते हो? आप हमारी सरकार को डरा रहे हो, सेना को डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो आप कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उसके पास भी एटम बम है, उसने क्या वहां उसके लिए जुम्ब छोड़ रखे हैं क्या? अरे तो हमारे पास जो एटम बम है हमने दिवाली के लिए छोड़े हैं क्या? सोच समझ के आपको बयान देने चाहिए। फिर दूसरी तरफ जब आप हार जाओगे तो आप कहोगे ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम फिक्स था, बीजेपी ने ईवीएम मैनेज कर रखा था जिसकी वजह से हम हार गए। आप अपने बयानों को देखिए, इन बयानों से आपको क्या हासिल होने वाला है? ये तो मेरे ख्याल से देश की जनता तो समझ ही नहीं सकती कि आप लोग क्या, आप लोगों की मन में आपके क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। शायद पाकिस्तान में आपके मन का समझ जाए भाई। फारूक अब्दुल्ला जी, धारा 370 कश्मीर से हट चुकी है। आप चाहे अपना दम लगा लें, कुछ भी कर लें, अब आप इसको दोबारा से लागू नहीं कर सकते। ये देश है, यहाँ पे आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ये भारत देश है, यहाँ पे सब रहते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि धारा 370 को आप दोबारा से बहाल कर दोगे। खेती नहीं है, ये देश है, भारत देश। ठीक है, आप पाकिस्तान के नाम से डराना चाहते हैं, किसको डरा रहे हैं? यहाँ इस देश का मुसलमान भी नहीं डरता पाकिस्तान से भाई। इस देश का मुसलमान जो है वो भारतीय है। आप बार बार इस तरह की बयानबाजी करके जो ये खाइयां पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, आपको इससे बाहर जाना चाहिए। दूसरी ओर एक सैम पित्रोदा, ये भी कांग्रेस के बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, या आपको कहें बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। ये सब मिलकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अरे भैया, तुम किसी की परस्ती करोगे, या मैं सीधा सीधा ही बोलूं कि अगर तुम कट्टरपंथी वोटों के चक्कर में मुस्लिम परस्ती करोगे, तो बीजेपी ने अगर भैया हिंदू पक्ष की बात कर दी तो क्या गलत कर दिया? सारे मुद्दे तो उनको आप ही दे रहे हो, और इस तरीके के मुद्दे देने से आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हो। उसके बाद आप फिर रोते हो कि भैया ईवीएम ने हराया हमको, तो ईवीएम ने हरा दिया हमको। कैसे? देखिए, ये ईवीएम पे रोना आपको 4 जून को पता लगेगा आप ईवीएम पे रोते हो, क्या करते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने गरेवान में झांकना होगा कि आप लोग कर क्या रहे हो, आपके नेता क्या कर रहे हैं, किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं भाई, किस तरीके की बयानबाजी हो रही है ये। फिर आप हारोगे। चलिए बात करते हैं आप ही की पार्टी की एक और स्पोक पर्सन, सुप्रिया श्रीनेत। भैया, वो मैडम को आपने स्पोक पर्सन या अपना मीडिया हेड बनाया हुआ है, कभी आप उनकी बयानबाजी खुद देखते हो? या उनका जो वो डिबेट में बैठती हैं, आप उनकी डिबेट, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुप्रिया श्रीनेत जब डिबेट में बैठी होती हैं, आप उनकी बयानबाजी सुनती हैं? उनकी उनकी जो टिप्पणियां होती हैं, उनका जो बोलने का लहजा होता है, उसको आप सुनते हैं?
वो मैडम ऐसे बोल रही होती है कि जैसे किसी को डांट रही हो। भाई वो क्या प्रिंसिपल है क्या किसी की? सुप्रिया श्रीनेत जी इतनी बेतुका बातें करती हैं लाइव टीवी पे बैठ के। कई बार हम उनकी डिबेट्स को देखते हैं, लेकिन इतनी एरोगेंस उनकी जो टोन होता है बहुत एरोगेंस होता है, जो व्यूवर्स को भी दिखता है कि भाई एरोगेंटली आप बात कर रहे हो किसी से। क्यों भाई इतना घमंड क्यों दिखता है आपकी बातों में? आप चुनाव जीतना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपनी ही पार्टी के अंदर अपने ही नेताओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा। राम का विरोध आप लोग खुल के करते हो, दूसरी तरफ अगर कोई राम की बात करे तो आप उसे पार्टी से निकाल देते हो। सुप्रिया श्रीनेत जैसों को आप स्पोक पर्सन बनाते हो, जो कि आपका पक्ष रखने आती हैं, बट इस टोन में वो बात अपनी सेट रख इस टोन में अपनी बात रखती है कि दूसरा बंदा पहले ही समझ जाता है कि भैया ये मैडम तो डरा धमका के कर रही है। अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं हो तो आप इस तरीके से एरोगेंस हो, अगर आप सत्ता में आ गए तो आप क्या करोगे भाई? खुलेआम आप बोल देते हो कि भैया मोदी हिटलर, मोदी तानाशाह, मोदी ये। भैया वो तानाशाही पे उतर आए तो आप बोल भी नहीं पाओगे। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो भैया वो तो सब वो इस तरीके उनके स्पोक पर्सन ऐसे डांटते हैं भाई, तो पार्टी का अध्यक्ष क्या हाल करेगा लोगों का? पार्टी का प्राइम मिनिस्टर क्या हाल करेगा तो लोगों का? होम मिनिस्टर क्या हाल करेगा जो उनके खिलाफ बोलेगा? फिर आप बोलोगे ईवीएम 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 ईवीएम। अच्छा, एक चीज और मैं राहुल गांधी से भी बोलना चाहूंगा, मेरी शिकायत है उनसे। कोई भी पत्रकार जब आपसे पूछने कुछ भी सवाल पूछता है, थोड़ा सा भी वो आपकी लीक से अगर हटके हो गया तो आप उसको बोल देते हो कि यार ये तो बीजेपी का आदमी है। गलत राहुल जी, पूरा पूरा पूर्णतः गलत है ये चीज। आपको सीधा सीधा उस बात का जवाब देना चाहिए, सिंपल। डोंट मेक अ कंट्रोवर्सी ऑन दैट। आप सिंपल उसका आंसर कीजिए, बात ही खत्म। आपको लगता है कि ये भाई आप आंसर नहीं कर सकते, आप सिंपल बोल दो कि भाई यार मुझे नहीं लगता कि ये जवाब मैं दे सकता हूँ या मुझे देना चाहिए, बात खत्म वहाँ पे। लेकिन आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो कि बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का वो है। कल को आप सत्ता में, आज आप गोदी मीडिया बोलते रहते हो, कल को आप सत्ता में आओगे और आप इस तरीके से इंटरव्यू आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या वो राहुल मीडिया बोलेगा उसको? आज भी तो पत्रकारों को आप इस तरीके से उल्टा जवाब देते हो। सत्ता में आ जाओगे तो फिर आपका एरोगेंस कहां जाएगा? दूसरा, या मैं कहूं ये फाइनल एक और चीज मैं फाइनली बोलना चाहता हूं। संविधान की बात आप करते हो कि मोदी आएगा तो मोदी संविधान बदल देगा, मोदी ये कर देगा, मोदी संविधान में आरक्षण खत्म कर देगा, ये कर देगा। आप कहते हो आप 50% से ऊपर आरक्षण को ले जाओगे, आप संविधान की बात कर रहे हो क्या? आप धर्म के नाम पे आरक्षण दोगे तो ये संविधान की बात है क्या? आपके अलायंस पार्टी वाले बोल रहे हैं धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे, तो ये संविधान की बात है क्या? आप तो संविधान को तार तार करने की बात खुद ही कर रहे हो। कैसे दे दोगे आप? राहुल गांधी जी, ये देश वो दिन भी नहीं भूला है जब आपने एक चुनी हुई सरकार का, माफ कीजिएगा आप ही की पार्टी की सरकार थी, चुनी हुई सरकार का पास किए गए एक बिल का आपने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वो बिल फाड़ दिया था। तो ये एरोगेंस ठीक नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति भी और दूसरी पार्टी के नेताओं के प्रति भी। संविधान को तार तार करने की बात आप खुद कर रहे हो। बाकी इट्स अप टू यू, ये आपकी पार्टी की बात है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये हमारी तरफ से कुछ सजेशंस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस को पसंद करते थे पहले, इंदिरा जी की कांग्रेस को भी पसंद करते थे, राजीव जी की कांग्रेस को भी पसंद करते थे, लेकिन आज क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण है आपके नेता, आपका एरोगेंस और आपकी ही विफलताएं। जब तक आप उनमें सुधार नहीं करेंगे आप कभी भी इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। अब आपको एक चीज ये सोचनी है कि आपको इस पे ओवरकम करना है या नहीं करना। इट्स टोटली अप टू यू। आपकी पार्टी भैया, आपका वो, हमें क्या, हम तो किसी और को वोट देके उसे बना देंगे देश का राजा। लेकिन जब तक कांग्रेस सुधरेगी नहीं, कांग्रेस को ये देश का निवासी वोट नहीं करेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए आज। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आपको
नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारी नई नई वीडियोस के। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जो कि देश हित में है, देश के लिए है। हम यहाँ किसी पार्टी को सुधारने के लिए नहीं बैठे, ये देश के लिए हमने वीडियो बनाया है, जिससे कि हमारे देश के लोग सही दिशा में जा करके अपनी सरकार चुने, अपने नेता चुने। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए भैया जो जो जीते यहाँ पे और जश्न उसका पाकिस्तान में मनने लग जाए। हम राहुल गांधी जी को वोट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब वो कई चीज़ों पे अपनी बातों को स्पष्ट रखेंगे। तो आप सभी व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरी वीडियो को अंत तक देखा है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और आशा करूँगा कि आप आगे भी इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई सुझाव हमारे लिए हो, आप वो भी हमें दीजिए। हम आपके सुझावों को सराखों पर रखेंगे और उसी पॉइंटर्स पे हम और वीडियोस आपके लिए क्रिएट करेंगे, आपको और अवेयर करेंगे। जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल चुनाव खत्म होने के बाद हम पॉलिटिकल एनालिसिस के अलावा हम सरकारों की नीतियों की भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोगों को। आपको उनकी कोई भी अपडेट्स आते हैं, हर चीज़ के बारे में हम आपको अप टू डेट रखेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। अब तक के लिए ज्ञानी नितिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।